नमस्कार मित्रों, समाख्या राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। भारत का संविधान श्रृंखला के तहत आज हम लेकर के आए हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनके अंदर कितने अधिकार हैं, अधिकार क्या होता है, अधिकारों के प्रकार क्या हैं, फिर संविधान में दिए गए अधिकार और उसकी सीमाएं क्या हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। उसके साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी संविधान के बारे में जानकारी हो सके। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान, मौलिक अधिकार। हम सबसे पहले समझेंगे अधिकार प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर अधिकारों को हम कहते हैं कि मानव अधिकार, नाम सुना होगा, मानव अधिकार, वैधानिक अधिकार। हमारे वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके अंदर भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकार की ये शब्दावली है। ये होते क्या हैं? तो एक बृहद परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मानव अधिकार यानी कोई भी मानव का किसी प्रकार का अधिकार वो मानव अधिकार के अंतर्गत आता है, जो उसको जन्म लेने के साथ ही मिल जाता है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, उसने जन्म लिया और उसको जीने का अधिकार मिल जाता है। किसी को भी उसके जीने के अधिकार को खत्म करने का कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक अधिकार यानी विधि बना करके, लॉ बना करके कोई अधिकार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं या किसी देश विशेष के व्यक्ति को दिए जाते हैं तो उसको हम वैधानिक अधिकार कहते हैं। किसी भी देश के संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार उसके संवैधानिक अधिकार होते हैं। वहीं उस संविधान के अंदर भी कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको किसी भी कीमत पर बिना कानून के व्यक्ति को उनसे दूर नहीं किया जा सकता। उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। इनकी संक्षिप्त परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको पढ़ सकते हैं। मानव अधिकार यानी मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार, यानी सार्वभौमिक सभी जगह दुनिया के किसी भी कोने में वो अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है, यानी व्यक्ति के नाते उसको स्वतंत्रता, समानता प्राप्त है। इसी के तहत 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और इनको स्वीकृति दी। वैधानिक अधिकार क्या होते हैं? विधि द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, जैसे मैंने अभी बताया। वहीं संविधान में उल्लेखित एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, जिनको हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के तहत आज के टॉपिक में। तो संविधान में उल्लेखित एवं न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचारों के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा जो संरक्षित अधिकार होते हैं वो संवैधानिक मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों का उद्देश्य क्या है? अधिकारों का उद्देश्य है मानव की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करना, यानी मानव होने के नाते आपकी एक इंटीग्रिटी है, आपका एक गरिमा है, आपका एक जिसको कहते हैं स्वाभिमान है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, जिसकी रक्षा करना मौलिक अधिकारों का या अधिकारों का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में दिए गए हैं। इनको अलग अलग प्रकार से हम बांट सकते हैं। इनका वर्गीकरण अभी हमने किया है व्यक्तिगत आधार पर, सामूहिक आधार पर और अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर। व्यक्तिगत अधिकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत अधिकार यानी समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसको राइट टू लिबर्टी भी कहते हैं लोग। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये तो हो गए व्यक्तिगत अधिकार। अब बात आती है सामूहिक अधिकारों की।
सामूहिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी समूह के रूप में वर्ग विशेष को कुछ अधिकार होते हैं, समूह विशेष के लिए अधिकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके साथ आपको बता चलूँ ताकि आपको इसके आर्टिकल भी याद हो जाए। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो ये सिक्वेंस में चलते हैं। सामूहिक अधिकार यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इनको अंग्रेजी में कहेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है। अब है आखिरी प्रकार यानी अधिकारों की सुरक्षा का प्रकार। इनकी सुरक्षा किस प्रकार से होगी, तो इसकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब होता है कि अगर कोई भी अधिकार जो है वो किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है तो उसका क्या उपचार होगा, उसको क्या रेमेडी होगी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको बोलते हैं, वो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि इनको वर्गीकरण व्यक्तिगत आधार पर, सामूहिक आधार पर और संवैधानिक उपचार के आधार पर, अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर अगर इसका वर्गीकरण किया है, तो इसका अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो इसको हम सीडी वाइज समझ सकते हैं। तो पहले व्यक्ति की समता यानी सभी समान हो, ये धारणा मन में आनी चाहिए, व्यक्ति के दिमाग में रहनी चाहिए। यानी समुदाय में, किसी राष्ट्र में ये भाव जागृत होना चाहिए कि व्यक्ति के रूप में सभी समान हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथक समुदाय या किसी भी आधार पर। व्यक्ति यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तब उसकी स्वतंत्रता कारगर होगी, तभी उसकी क्या होगी, स्वतंत्रता कारगर होगी। तो इसीलिए प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है, आपको पता है, अभी बता चुके हैं, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह सकता है, रहने लायक बन जाता है, तभी वो शोषण से मुक्त हो सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के अनुच्छेद 23-24 में क्या क्या है, इनके प्रावधान कौन कौन से हैं, इनके अंदर क्या है, वो सब की हम चर्चा करेंगे। इनकी लिमिटेशंस की भी चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इसकी सीडी वाइज प्रगति दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम समूह के रूप में बात करें, जब व्यक्ति शोषण मुक्त हो सकता है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी वो किस प्रकार से पूजा पद्धति आदि का पालन करता है, उसके लिए वो स्वतंत्र होगा। वहीं जब वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकारी होता है तो वो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार भी लोगों को मिलते हैं, ताकि वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके और उस संस्कृति की शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो ये अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 29 और 30 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर इन अधिकारों की पूर्ति नहीं होती है तो किस प्रकार से इनकी रेमेडी की जाएगी, किस प्रकार से इनका उपचार किया जाएगा। यानी सरकारी अधिकारियों को या न्यायालयों को किस प्रकार से संकेत या आदेश दिए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में कितने अधिकार हो गए, 6, कुल 6 अधिकार दिए। पहले 7 थे लेकिन अब 6 रह गए हैं। आगे हम इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के प्रावधानों को हम ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य क्या है, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, क्योंकि अधिकारों की जब हम अधिकारों वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जब कभी आप थ्योरी में जाएंगे, अधिकार पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले यही आएगा कि अधिकार कौन देता है, यानी राज्य देता है। तो मौलिक अधिकार राज्य के अंतर कौन कौन आते हैं, और अधिकारों का हनन भी कौन करता है, राज्य करता है। तो वो कौन है जो अधिकार हनन कर सकता है, जो अधिकारों को प्रदान करता है, या जो अधिकार दिए गए हैं उनमें कमी करने का प्रयास कौन कर सकता है। इंडिविजुअल कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, और राज्य का। तो राज्य के अंतर्गत कौन कर सकता है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई। ध्यान रखना, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत आएगा संघ की सरकार और संसद, यानी केंद्रीय सरकार। केंद्र सरकार जो है, संघ सरकार इसको बोलते हैं, क्योंकि हमने कहा यूनियन ऑफ द स्टेट माना है ना। तो संघ की सरकार, ध्यान रहे, और संसद यानी विधि बनाने का अधिकार है इसको। राज्य की सरकार और
राज्य विधायिका यानी विधानसभा और विधानमंडल जिसको हम कहते हैं, जहाँ दो प्रकार के, तो विधान परिषद विधानसभा मिलाकर के सब यानी विधानमंडल विधायिका की बात हो रही है। और राज्य की सरकार, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। यहाँ राज्य विधायक का ऐसा हो गया है, तो ये केवल प्रिंटिंग मिस्टेक है, विधायिका है, ठीक है शब्द। सभी स्थानीय निकाय, सभी स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिकाएँ सभी आएगा, सभी इसके अंतर्गत आएगा। अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य प्राधिकारी में आपका कलेक्टर आ जाएगा, एसडीएम आ जाएगा। यानी आप कुल मिला के समझो, राज्य किसे कहेंगे? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के तहत राज्य उसे कहेंगे जो लोगों से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम है, निर्णय ले, और वो लोगों द्वारा उस निर्णय के पालन कराने का अधिकारी भी हो। तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संस्था को क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा। यानी जो जनता से संबंधित निर्णय लेता हो, जिससे जनता प्रभावित हो, उसको हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे, सरल भाषा में अगर हमको समझना है तो। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली कोई विधि है तो उसके साथ क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर जो 6 प्रकार के आपको बताए, उनको अगर कम करने वाली कोई विधि राज्य बनाता है, राज्य यानी जो हमने ऊपर राज्य समझा है, तो उन विधियों के संबंध में क्या प्रावधान है? वो विधि अगर मौलिक अधिकारों को खत्म करने वाली विधि है तो क्या वो लागू हो जाएगी या नहीं होगी? इस संबंध में बात करता है अनुच्छेद 13। इसीलिए उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अनुच्छेद या प्रावधान भी कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्याय के द्वारा जो भी विधि बनी है उसका पुनरावलोकन होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसका रिव्यू होगा। इसको जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र की सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। इसका मतलब है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र यानी भारत के अंदर जो राज्य की परिभाषा दी है उसके तहत कोई भी विधि यानी राज्य किसी प्रकार की विधि बनाता है और इस भाग के उपबंधों पर अगर उसका असर है तो वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी। उदाहरण के लिए अगर कोई विधि बनी है तो उसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर भाग, उसका एक पर्टिकुलर कुछ प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, तो वो वाला भाग जो है उस विधि से हटा दिया जाएगा, उसको उस विधि के अंतर्गत लागू नहीं कराया जा सकता। समझ में आ गई? तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा बिंदु इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के इसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन के तहत तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं संविधान संशोधन के तहत। जैसे हमने संपत्ति का अधिकार जो दिया था वो उसको बाद में हटा दिया संविधान संशोधन के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, ध्यान रहे। तो इसीलिए जो संविधान संशोधन है वो अलग है, वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत नहीं आता। हाँ, वो पूरा जो आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान के मूलभूत संरचना के अंतर्गत अगर वो आता है तो वो अलग बात है, वो अलग विषय है। वो कभी विषय आएगा तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो पूरा डिस्कशन है उस पर हम कभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति देता है। विधि का मतलब है कोई भी ऐसा आदेश, निर्देश या नियम जो मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वो विधि और नियम उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे, यानी जो प्रावधान उसके मौलिक अधिकारों को कम करते होंगे वो लागू नहीं होंगे। ध्यान में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पहला अधिकार है समता का अधिकार। पहला अधिकार क्या है? समता, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी की हम जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जैसे मैंने पहले ही कहा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में कहा विधि के समक्ष समता और समान विधिक संरक्षण की बात करते हैं। विधि के समक्ष समता
को कैसे डिफाइन किया गया है? राज्य कोई भी नागरिक, राज्य या कोई भी नागरिक ऑब्लिक करके है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, ध्यान रखें, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राज्य या कोई भी नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से वंचित नहीं करेगा। यानी विधि के समक्ष समता का मतलब है कि यहाँ पर विधि यानी लॉ के समान, कानून के सामने सभी कैसे हैं? बराबर हैं, सभी समान हैं। विधि के समक्ष समता यानी आप अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार का अगर उसको मतलब कह सकते हैं सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत आता हो, लेकिन विधि के सामने वो सब मतलब वो व्यक्ति है, वो बराबर है, दोनों इक्वल हैं। अगर किसी ने मर्डर किया है तो दोनों पे बराबर ही लगेगा, 302 ही लगेगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, या कितना भी उच्च ओहदे वाला हो या कितना भी निम्न ओहदे वाला हो, कितने भी, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। ठीक समझ आई? विधि के समक्ष समझा यानी विधि के सामने यानी लॉ के सामने यानी कानून के सामने सभी कैसे हैं? बराबर हैं, समान हैं। और विधियों के समान संरक्षण, इसका मतलब है कि विधि सबका समान रूप से संरक्षण करेगी, यानी कानून जो है सबको समान रूप से संरक्षित करेगी, चाहे वो कोई भी हो। उसको जो राइट दिए गए हैं, मान लो कोई रास्ता है, पैदल चलने का रास्ता है, वहाँ पर किसी को भी नहीं रोका जा सकता क्योंकि विधि के द्वारा संरक्षित है वो। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम दूर रहो। जैसे उदाहरण के लिए अगर कई बार मतलब ऐसा आते हैं ध्यान में बातें कि किसी विशेष स्थल पर विशेष लोगों को जाने की अनुमति नहीं है और वो सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर विधि सबको संरक्षित कर रही है, सबको वहाँ जाने का अधिकार है। तो ये दोनों अवधारणाएं जो हैं वो अलग अलग देश से ली गई हैं। पहली जो विधि की समक्ष समता है वो ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। तो ब्रिटिश अवधारणा के अंतर्गत क्या था? विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार नहीं रखता, व्यक्ति के नाते ही रहता है। व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार की बात होती है इसके अंतर्गत। कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, यानी लॉ के ऊपर कोई भी आदमी नहीं है। और विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और इसके अंतर्गत जो बातें हैं वो है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यानी एक जैसी परिस्थितियां हैं तो सभी के लिए विधि क्या करेगी? एक जैसा ही व्यवहार करेगी। और वहीं दूसरी बात है समान विधि के अंतर्गत समान नियम, यानी एक विधि में जो एक व्यक्ति के लिए लागू होता है वो दूसरे के लिए भी लागू होता है। यानी जो विधि में दिया गया है, यानी लॉ में जो दिया गया है, जो नियम है वो सब पे लागू समान रूप से होंगे। और समान के साथ समान व्यवहार, यानी एक स्थिति में एक, अब इसमें समान के लिए समान व्यवहार कैसा है? इसका अर्थ ये है कि एक जैसी परिस्थिति में एक जैसे, अब मान लो किसी मान लो उदाहरण के लिए कोई डीएम है, कलेक्टर है, उसको अधिकार है वो कहाँ जा सकता है, किसका निरीक्षण कर सकता है, किसका नहीं। अब नहीं हर व्यक्ति उठा करके थोड़ी जा करके किसी भी ऑफिस में जाकर निरीक्षण कर सके, तो यहाँ का वो विधि का समान संरक्षण नहीं है। तो यहाँ समान के साथ समान व्यवहार की बात हुई है। किसी को कुछ विशेष क्या दिए गए हैं? कर्तव्य दिए गए हैं, जिसको कहते हैं ड्यूटी दी गई है, किसी को दायित्व दिए गए हैं, वो उनको पूर्ण करने के लिए विशेष अधिकार भी उनको दिए गए हैं। तो इसीलिए समान के साथ समान अधिकार विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक समझ गए होंगे। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, कोई भी विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, यहाँ शब्द रखने ध्यान, केवल, केवल आया है, यानी इनके अलावा अगर कोई बात आती है तो उस पर विभेद किया जा सकता है। तो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 आधार हैं। 5 आधार कौन? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है,
कोई विभेद नहीं कह सकते, विभेद को अंडरलाइन किया है। सार्वजनिक स्थानों एवं सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं की रोक पर प्रतिबंध, यानी जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर सार्वजनिक उपयोग की कोई वस्तु है तो उस पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। अब इसके अपवाद क्या हैं, इसीलिए मैंने कहा केवल शब्द दिया है। अपवाद क्या है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात स्त्रियों और बालकों या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अब ध्यान रखें कि फिर हम कहते हैं कि भाई आरक्षण क्यों दे रहे हैं, फिर उसको विशेष छूट क्यों दी गई है। और जैसे हम कहते हैं ना कि 3% अतिरिक्त आरक्षण जो है, जो शारीरिक रूप से प्रभावित लोग होते हैं, जिसको हम आप दिव्यांगजन कहने लग गए हैं, तो दिव्यांगों को दी जाती है। तो ऐसा ये तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा गया केवल शब्द उपयोग किया गया। उसके अलावा जो अपवाद हैं उनमें स्त्रियों, बालकों, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, 2019 में जो आपको पता है कि हमारे संविधान संशोधन के तहत 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 15 के तहत ही उसका मूल भाव आ जाता है। यानी आप समता तो है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष लोगों के लिए आप विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, विशेष अधिकार देते हैं, तो ये आपको समता के अधिकार का विरोध नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से नौकरियों में आरक्षण की जो है प्रावधान निकला है। तो इसके अंतर्गत आरक्षण शब्द का उपयोग भी हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी कहा गया है कि ये अवसर की समता का मामला है। अनुच्छेद 16 अवसर की समता, अगर कहीं भी आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, कोई पूछे अवसर की समता किस अनुच्छेद में दी गई, तो अनुच्छेद 16 अवसर की समता, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कहता है कि राज्य के अधीन, राज्य कौन? जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसकी समता होगी? अवसर की। और इस संबंध में केवल, अब ध्यान रखो, वहाँ पर भी जो प्रावधान दिए गए थे उसी तरह यहाँ पर भी कुछ वर्ग के नाम दिए गए हैं, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्मस्थान। ध्यान करें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। ठीक है। तो ये यहाँ वहाँ पे 5 आधार थे, आपको पता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। ठीक है। यहाँ पे कितने आधार हो गए? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास। ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या नहीं है? उद्भव नहीं है और निवास नहीं है। उद्भव और निवास का यहाँ पर क्या है? अभाव है। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये 7 आधार हैं, केवल इनके आधार पर क्या नहीं होगा? अवसर की समता को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के होते हुए ये ध्यान रखना, उद्भव और आवास 2 शब्द अलग से दिए गए हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखें कि जो उद्भव और आवास केवल 16 में है, वो 15 में नहीं है, और शेष 15 और 16 में एक जैसे आधार दिए गए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अनुच्छेद में बंद राज्य को क्या नहीं करेगा? निवास संबंधी शर्त लगाने से नहीं रोक सकता, जैसे योग्यता संबंधी शर्त लगाने को नहीं रोक सकता, प्रतिनिधि की कमी के आधार पर आरक्षण देने से नहीं रोक सकता। अब निवास का अलग अलग राज्यों में मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगते हैं, नौकरी में विशेष आरक्षण देते हैं। कहीं कहीं विशेष ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल कुछ ही लोगों के लिए संरक्षित है, जहाँ पर
वनवासी बंधु रहते हैं और वनवासी बंधुओं की संस्कृति को अगर खतरा है तो दूसरे लोगों को वहाँ जाने से रोका जा सकता है, या वहाँ के लिए उन्हीं लोगों के लिए नौकरियाँ आरक्षित की जा सकती हैं। ठीक है, योग्यता संबंधी से अब मान लो कोई एक परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए एक मिनिमम योग्यता चाहिए और आप कहोगे कि मुझे अफसर की क्षमता है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा टेक हूँ और मुझे वो नौकरी चाहिए ही चाहिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी को इसरो में नौकरी करनी है तो उसको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, वो BA MA करके तो इसरो की नौकरी नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए अफसर की क्षमता में योग्यता की शर्त लागू नहीं होती है। ठीक है ना, यानी योग्यता संबंधी शर्त लगाने से राज्य को नहीं रोका जाएगा। प्रतिनिधि कमी का प्रतिनिधि कमी किसको होती है? SC ST OBC, अब EWS, इनकी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व तो कम दिखेगा अगर नौकरियों में या कहीं किसी स्थान पर, तो वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य कर सकता है। ठीक है ना, प्रतिनिधित्व के हर स्तर पर बात हो रही है, चाहे वो संसद हो, विधानसभाएं हों या अथवा नौकरियां हों, किसी भी स्तर पर अगर बात हो प्रतिनिधित्व की, वहाँ इस अनुच्छेद 16 की ये परंतु वाला ये भाग लागू होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पर बात होती है छुआछूत के अंत की। ठीक है, तो अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता यानी डिसेबिलिटी को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। सिविल अधिकार अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसके अंतर्गत इन सब प्रावधानों का उल्लेख किया गया, कौन कौन से निर्योग्यताएं होती हैं, अस्पृश्यता किसको कहेंगे, सब चीज़ों की परिभाषा इसमें दी गई है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, PCR एक्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया, जिसको दंडनीय अपराध कहा गया। और वो दंडनीय अपराध, हालांकि संविधान में दंडनीय शब्द का उपयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 17 में हुआ है। इसीलिए अस्पृश्यता को, इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर देश में या दुनिया में अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। ये बात कही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक यानी इसको तृतीय संचालक मैंने कहा जैसे बाला साहब देवरसी ने कहा था। यानी अस्पृश्यता इतनी बुरी चीज़ है, इससे बुरी चीज़ कोई हो नहीं सकती। समता के अधिकार के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियाँ कैसे? जैसे पहले सर की उपाधि दी गई, रॉय की उपाधि दी गई, उपाधियों के अंत की बात हुई है। या जैसे मैंने कहा कि पहले जैसे सर की उपाधि दी जाती थी, रॉय की उपाधि दी जाती थी, अलग अलग प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति को खुश करने के लिए, ताकि वहाँ की जनता जो है उसके प्रभाव में आकर के और सरकार के विरोध न जाए। तो इस प्रकार की उपाधियाँ कई बार दी जाती थी। जैसे राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि दी उनको। तो ये सब उपाधियाँ थी जो व्यक्ति को विशेष महत्व देने का काम करती थी, या उस व्यक्ति में एक अलग प्रकार का भाव, यानी दूसरों से ऊपर, जिसको कहते हैं अपने आप को समझने का जो भाव था वो जागृत होता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए उपाधियों के अंत की बात की गई, तभी समानता आ सकती है, समता आ सकती है। इनमें कुछ जैसे राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, जैसे विद्या उपाधि, तो ये उपाधि है, PhD की डिग्री, डॉक्टर लग गया तो उपाधि है। तो ये विद्या संबंधी हो, सेना में कर्नल, मेजर ये सब होते हैं। तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करता है तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। भारत का गैर नागरिक व्यक्ति के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो भारत का नागरिक नहीं है और भारत में कोई पद धारण करता है, कुछ ऐसे प्रावधान है, जैसे नेपाल
के लोगों के लिए तो हमारे यहाँ नौकरियों में है ही व्यवस्था, ठीक है ना। तो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी भी राज्य से किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वो विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधि, भेंट यानी जिसको हम कह सकते हैं गिफ्ट, वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके अपवाद भारत रत्न हैं और पद्म पुरस्कार हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आते हैं। तो ये अपवाद हैं, इसको विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये इनको उपाधि नहीं माना गया है और इनको सम्मान माना गया है, जो कि विशेष काम करने वाले को, ताकि लोगों में अच्छा काम करने की एक जो कहते हैं भाव जागरण हो, अच्छा काम करने की ललक हो, अच्छा काम करने के लिए तत्पर हों। तो इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो इस प्रकार हमने पूरा डिटेल में समता के अधिकार को जाना। उसके पहले हमने राज्य क्या है जाना, न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत क्या कहता है वो जाना, और अधिकार कैसे कहते हैं वो जाना। आज के वीडियो में इतना ही, लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में अगले अधिकार की बात करेंगे, यानी स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।